नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म ओडी स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और इधर मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिनों से जो ठंडी है ना, काफ़ी बढ़ गई है। तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ आप लोग रहिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपकी ठंडी लग जाएगी ना, तो कम से कम मान के चलो कि 5 से 7 दिन आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। यानी कि 5 से 7 दिन की पढ़ाई जो है आपकी बाधित हो जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम ठंड से एकदम सतर्क रहना है। पूरा जो भी है टोपी मोजा जूता हर एक चीज़ पूरी तरह से सेफ्टी के साथ आप लोग पढ़ाई करिए। वैसे भी कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। आपको हर एक चीज़ घर बैठे मिल रहा है। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करना है। बिल्कुल शानदार तरीके से इस बार आईईआरटी और पॉलिटेक्निक में अपना परचम लहराना है। ठीक है भाई। तो 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, ना तो यूट्यूब की ना तो एप्लीकेशन की। एक सैटरडे और दूसरा संडे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और बिल्कुल शानदार तरीके से आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक गणनाएं, यानी कि केमिकल कैलकुलेशन। तो आज की क्लास में बिल्कुल शानदार तरीके से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हम लोग कवर करेंगे। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई आपको इशू छूटेगा नहीं। बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। तो पेन और कॉपी को अपने टेबल पर रख लीजिए, और जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। मेहनत करना सीखो तो बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है। ये नहीं कि रजाई में बैठ कर के बढ़िया ऐसे मोबाइल पकड़ के देख रहे हैं, अब पता चला कब सो गए, इधर तुम्हारा वीडियो चल रहा है और तुम सोए पड़े हो। ऐसा नहीं करना है। तो इस क्लास का मैं आप लोगों को नोट्स नहीं दूंगा। आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो को आप पॉज करके लिख करके फिर आगे के प्रोसीजर को स्टार्ट करिएगा। यानी कि वीडियो रोक रोक करके किसी भी तरीके से आप लोग अपना जो चैप्टर है, अपना जो नोट्स है कंप्लीट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का जो नाम है रासायनिक गणनाएं, यानी कि केमिकल कैलकुलेशन। इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन तो 100% आना है। चाहे तुम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम दो, 2 क्वेश्चन पक्का आना है। और जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये टोटल क्वेश्चन भाई साहब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फार्मूला या क्वेश्चन पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं तो ये मान के चलो कि 95% चांस है कि जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज के इस प्यारी सी क्लास को। और एक एक टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में दर्द और परेशानी ना हो। वैसे भी दर्द और परेशानी तो होता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल शानदार तरीके से अपने प्यारे बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपके सामने आता ही हूँ। ठीक है भैया। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज के इस खूबसूरत से सेशन को। सबसे पहला आपका टॉपिक है भैया, तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार क्या होता है? तो जो आपका तुल्यांकी भार होता है किसी भी तत्व की
परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को हम तुल्यांकी भार कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को भाई साहब हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार कहते हैं। तो सबसे प्यारा सा फार्मूला है, अपने दिमाग में नोट कर लेना बाबू, कि तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है परमाणु भार बट्टे का संयोजकता। क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है परमाणु भार बट्टे संयोजकता। और देखो, तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता है। कभी कभी ऐसा एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि तुल्यांकी भार का मात्रक होगा, तुमको 4 ऑप्शन दे देगा मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, ग्राम और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना बाबू, तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता। तुल्यांकी भार का कोई मात्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आपका तुल्यांकी भार है एक तुलनात्मक संख्या है। जो आपका तुल्यांकी भार है एक तुलनात्मक संख्या है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम तुल्यांकी भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ग्राम तुल्यांकी भार नाम दे देते हैं। वैसे तुल्यांकी भार का मात्रक नहीं होता है क्योंकि तुलनात्मक संख्या है। ठीक है बाबू, अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि क्या एक ही तत्व के भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकते हैं कि नहीं, तो तुम सोच के बताओ बाबू क्या कहोगे। अगर मैं आपसे बाबू पूछ लूं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे गुरुजी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार और संयोजकता पर निर्भर करता है। जो आपका तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार अथवा संयोजकता पर निर्भर करता है, तो इसलिए एक ही तत्व के भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो तुल्यांकी भार है एक तो परमाणु भार पर डिपेंड करता है और एक तो आपका संयोजकता पर डिपेंड करता है। ऐसे एग्जाम्पल से समझो बाबू, जैसे कापर होता है तो कापर का किसी यौगिक के लिए संयोजकता 1 होता है और किसी यौगिक के लिए संयोजकता 2 भी होता है। तो जब भाई साहब आपकी संयोजकता अलग अलग होगी, आपकी संयोजकता 1 से अधिक होगी, तो ऐसे कंडीशन में तुल्यांकी भार भी तो अधिक 1 से ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकता है, क्योंकि जो आपका तुल्यांकी भार है परमाणु भार और संयोजकता पर निर्भर करता है। ठीक है बबुआ, चलिएगा यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकता है क्योंकि संयोजकता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बाबू, चलो यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं तो और प्यार से समझ में आएगा। जैसे बबुआ एल्युमिनियम एक धातु है, हमको भी पता है धातु है, जो 3 संयोजकता दर्शाती है, तो इसका तुल्यांकी भार बताओ। तो मैंने आपको बाबू फार्मूला बताया है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। तो तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है परमाणु भार, क्या होता है बाबू, परमाणु भार बट्टे का आपका होता है संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बट्टे संयोजकता। तो एल्युमिनियम का तुल्यांक एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहोगे गुरुजी एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 होता है और संयोजकता ये दे रखे हैं 3, तो 3 से भाग दीजिएगा 27 को तो 9 आंसर आ जाएगा। बताओ 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम फार्मूला नहीं पढ़े होगे कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बट्टे संयोजकता होता है,
तब तो इस क्वेश्चन को तुमको सोचने में हमें लगता है 2-3 मिनट गुजार दोगे। अगर तुमको फार्मूला पता है तो 5 सेकंड में उड़ा करके आगे बढ़ जाओगे। चलो अब हम आते हैं भाई साहब, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। आपको प्यार से ध्यान में रखना है बाबू, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे का आपका होता है अम्ल की क्षारकता। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लो मेरे दोस्त, मेरे भावी इंजीनियर। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बट्टे अम्ल की क्षारकता होती है। भाई साहब हमको अम्ल का अणुभार तो समझ में आ रहा है क्या होता है, लेकिन अम्ल की क्षारकता क्या होती है। तो देखो भैया, अम्ल की क्षारकता क्या होती है। तो किसी भी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है ना, किसी भी अम्ल के एक अणु में उपस्थित, यहां पर आपका विस्थापनी आएगा। क्या आएगा बाबू, विस्थापनी है। तो किसी भी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है ना बाबू, उसे हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। कोई अम्ल तुम्हारा है, उस अम्ल के अंदर जितने भी विस्थापनी हाइड्रोजन की मात्रा होती है ना, उसे हम बाबू बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अम्ल की क्षारकता। चाहे कोई भी अम्ल हो, जितने उसमें विस्थापनी हाइड्रोजन है ना, वही उस अम्ल की क्षारकता है। जैसे भाई साहब हम HCl एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के रूप में H2SO4 ले सकते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के रूप में भाई साहब H3PO4 हम लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में HNO3 हम लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल देखोगे तो CH3COOH लिख सकते हैं। ये तुम्हारे अम्ल हैं, जितने भी मैंने बता रखा है बाबू, सब के सब अम्ल हैं। अब बात आती है विस्थापनी हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अगर बबुआ तुम इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन की मात्रा देखोगे तो HCl को तोड़ोगे तो H पर प्लस आएगा, प्लस का Cl पर माइनस आएगा। अब बताओ HCl में कितने विस्थापनी हाइड्रोजन है। तो तुम कहोगे गुरुजी HCl में केवल और केवल हमारे एक विस्थापनी हाइड्रोजन है, केवल और केवल हमारे एक विस्थापनी हाइड्रोजन है। तो HCl अम्ल की जो क्षारकता होगी वो आपका एक हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना बाबू कि किसी भी अम्ल की एक अणु में उपस्थित जितने विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है उसे अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl से केवल एक हाइड्रोजन विस्थापित हो सकता है तो HCl अम्ल की क्षारकता एक हो जाएगी। जैसे H2SO4 की बाबू बात करोगे, H2SO4 की बबुआ बात करोगे तो कैसे तोड़ोगे। तो तुम कहोगे H2 प्लस का हम जोड़ देंगे SO4 पर माइनस, SO4 पर माइनस का 2 के रूप में। ठीक है, बिल्कुल आप तोड़ सकते हो इस तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर कितने हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं। तो आप कहोगे 2 हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर सकते हैं H2SO4 से। तो H2SO4 अम्ल की जो क्षारकता होगी वो मेरे लाला 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर H3PO4 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H3 प्लस का आपको मिल जाएगा बाबू PO4 पर। PO4 पर आपको कितना मिल जाएगा, PO4 पर आपको मिल जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर सकते हैं, यानी H3PO4 अम्ल की जो क्षारकता होगी वो तुम्हारा बाबू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी अम्ल के एक अणु से
किसी भी अम्ल के एक अणु से जितने हाइड्रोजन को आप विस्थापित कर सकते हो ना, वही अम्ल की क्षारकता होती है। तो अम्ल की क्षारकता भैया आपको समझ में आ गया होगा, आ जाना। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। बोला है H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए। आपसे क्या पूछा है? H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए। तो कैसे निकालोगे? H2SO4 आपका क्या है? अम्ल है। कैसे आप पहचान लिए अम्ल है? क्योंकि आपको पता है कि अम्ल वे होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसा कि मैंने तुमको चैप्टर नंबर 9 में ही पढ़ाया है कि अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यहाँ पर देखो H2SO4 जब जल में घुलेगा ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आपका बाहर निकलेगा, यानी अम्ल है। और ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो भैया H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालो बाबू। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? अम्ल का अणुभार बट्टे अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल का अणुभार निकालो, 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, सल्फर है तो सल्फर का अणुभार 32, 4 भाग ऑक्सीजन है तो 4 गुणे 16 बटे का H2SO4 अम्ल की क्षारकता। तो अभी मैंने बताया है कि हम 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, तो इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। अब देखो 32 और 2 34, 34 में 64 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 98, बट्टे का 2 करिएगा तो आपको 49 मिल जाएगा। यानी H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होगा वो आपका 49 हो जाएगा। कौनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आ जाना भाई। नेक्स्ट हम देते हैं क्षार का तुल्यांकी भार। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बट्टे क्षार की अम्लता। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? क्षार का अणुभार बट्टे आपका होता है क्षार की अम्लता। क्षार का अणुभार बट्टे क्षार की अम्लता। अब बात आती है भैया कि क्षार की अम्लता क्या होता है? क्षार की अम्लता क्या होता है? तो किसी भी क्षार के एक अणु में उपस्थित, किसी भी क्षार के एक अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्षार की अम्लता कहते हैं। तो किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित, यहां पर आएगा विस्थापनीय। क्या आएगा बाबू? विस्थापनीय। तो किसी भी क्षार के एक अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन की बात कर रहा है, की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। कोई भी तुम्हारा क्षार हो उसमें जितने हाइड्रोक्सिल आयन को तुम विस्थापित कर सकते हो ना, वही तुम्हारा क्षार की अम्लता होता है। जैसे NaOH की बात करोगे तो NaOH क्षार की अम्लता कितना होगा? तो भैया इसको जब आप तोड़ोगे तो Na पर प्लस आएगा, प्लस का OH पर माइनस आएगा, यानी एक OH आयन दे रहा है तो NaOH क्षार की अम्लता 1 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे CaOH का मान लो मैंने ट्वाइस लिख दिया, तो यहाँ पर 2 OH आयन है ना, तो इस क्षार की जो अम्लता हो जाएगी 2 हो जाएगी। यानी कोई भी क्षार हो मेरे दोस्त, उसके एक अणु में उपस्थित जितने भी विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको बाबू बता देते हैं। बोला है NaOH का तुल्यांकी भार बताओ। तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा?
NaOH का अणुभार बटे NaOH क्षार की अम्लता। क्षार का मतलब क्या है यार, जिसमें OH आयन उपस्थित होगा, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, NaOH का अणुभार बटे NaOH क्षार की अम्लता। तो अणुभार कितना होगा, तो सोडियम का बबुआ 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, और NaOH में कितने विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन है, तो तुम कहोगे 1 है, तो निचवा में बट्टे 1 कर दो, तो आपको फाइनली मिल जाएगा आंसर में 40। कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। चलो अब हम आ जाते हैं बाबू आगे। बोला है आयनों का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो आयनों का तुल्यांकी भार बराबर होता है आयन का सूत्र भार बट्टे आयन की संयोजकता। आयनों का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, आयन का सूत्र भार बट्टे आयन की संयोजकता होती है। इस बात को आप प्यार से ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो यह भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का सूत्र भार बोले या अणुभार बोले, कंफ्यूज मत होना, सूत्र भार को ही अणुभार बोलते हैं बटे आयन की संयोजकता। जैसे मैं बोल दूं भाई साहब, जैसे मैं आपको बोल दूं SO4 पर आपका है -2, SO4 पर आपका -2, तो इस आयन की संयोजकता कितनी है, -2। यानी कि जितने आयन आपका डिनोट किया रहता है ना, वही उस आयन की संयोजकता होती है। क्लियर है, तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ। आपको आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, चलो एक एग्जाम्पल ले लें, हम ले लें। चलो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमारा होता है PO4 पर -3 का तुल्यांकी भार बताइए। PO4 पर -3 का तुल्यांकी भार बताइए, ये तुमसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ना तो भैया ये अम्ल है, ना तो भैया ये क्षार है, यहाँ पर -3 दे दिया है, यानी आवेश के रूप में कुछ ना कुछ दे दिया है ना, तो इसका मतलब आयन है। तो आपको पता है आयन का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, आयन का सूत्र भार या आयन का अणुभार, दोनों बात बराबर है। तो आयन का अणुभार कितना है, तो फास्फोरस का 31 है, 4 भाग ऑक्सीजन है, तो 4 गुणे 16 हो जाएगा, बटे आयन की संयोजकता। तो आयन की संयोजकता कितना है, 3 है, तो निचवा में बट्टे का 3 लिख दो। प्लस माइनस मत लगाने लगना कि -3 दिया है तो -3 लिखेंगे, बस तुमको नंबर लिख देना है। -3 है तो 3 लिख दो। अब ऐड करो, तो 64 में 31 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 95 बट्टे का 3। कैलकुलेशन करो तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि 31.67 आएगा। यानी फास्फेट आयन का जो तुल्यांकी भार होगा वो तुम्हारा 31.67 आएगा। यहाँ तक कौनो दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत न सॉरी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, है ना मेरे बब्बर शेरों। ठीक है, वो कहते हैं ना, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इतना खतरनाक तरीके से पढ़ो ना कि
समझ में ना आए कि कब रैंक 1 हम ला दिए, तुमको पता भी ना पड़े। इतनी शानदार पढ़ाई करना मेरे दोस्त कि आपका जब रिजल्ट आए ना तो तुमको सोचना ना पड़े कि हमारा रैंकवा 20,000 आए कि 25,000 आए कि 30,000 आए। इतना जज्बे के साथ पढ़ना है ना यार कि रैंक 1 हमको ही लाना है, ये सोच के पढ़ो। अगर तुमने ये सोच लिया भैया कि रैंक 1 हमको ही लाना है, हमारा ही फोटो बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में आना चाहिए, हमारा ही फोटो बड़ा बड़ा इस ओडी स्टडी पॉइंट के स्मार्ट बोर्ड पर आना चाहिए, तो बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे दोस्त पढ़ना। कहते हैं ना, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके ये तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम दहाड़ के साथ से बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम जी जान लगा करके तैयारी करना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको अपने माँ बाप के जो सपने हैं ना उसको पूरा करने हैं। और उस सपने में मैं भी आपको डेली बेसिस पर बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ यार, चाहे कितनी भी ठंडी रहे। देखो, अगर थोड़ा बहुत तबीयत का इशू होता है तो भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जो सपना है ना वो हमारा भी सपना है। तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप बिल्कुल शानदार तरीके से यार जरूर मेहनत कर लेना, क्योंकि अगर आज नहीं मेहनत करोगे ना तो फिर बाद में तुमको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये लाइन रिपीट करता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके भाई। अगर नहीं समझोगे तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। और पता ही है बाबू कि पुण्य पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं भाई साहब, लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार बट्टे लवण में धन संयोजकताओं का योग। अगर बबुआ तुमसे पूछ ले लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार बट्टे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या होता है। तो इस फार्मूले को भी आप प्यार से, दिल से, दिमाग से, बढ़िया से, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार बट्टे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या होता है। मतलब होता है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा आप लोग। कौन दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। इस पर एग्जाम्पल बता दें, चलिएगा। जैसे बबुआ तुम्हारा होता है Na2CO3 का तुल्यांकी भार तुमको बताना है। का तुल्यांकी भार तुमको भाई साहब निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो गुरुजी आपने अभी बताया है कि लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार बटे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या। ध्यान में रखना, सूत्र भार कह दे तो कंफ्यूज मत होना, आपको कंफ्यूजियाना नहीं है। सूत्र भार का मतलब अणुभार ही होता है। तो सबसे पहले भैया इसका यदि हम विखंडन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बाबू? तो हमको मिलेगा भैया 2 भाग Na मिलेगा, प्लस का हमको मिल जाएगा CO3। यही मिलेगा ना हो कि बताओ और कुछ मिलेगा? यही मिलेगा। अब देखना मेरे प्यारे दोस्त, एक सोडियम रहता है। अगर मान लो सोडियम केवल लिखा रहता है तो इस पर +1 चार्ज होता है, ये पता है कि नहीं? पहले ही बताओ। अगर केवल और केवल सोडियम होता है तो यहाँ पर +1 चार्ज होता है, लेकिन 2 भाग सोडियम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2Na में धन संयोजकताओं की संख्या +2 होगा, क्योंकि एक सोडियम में धन संयोजकताओं की संख्या 1, तो 2 सोडियम में धन संयोजकताओं की संख्या 2 होता है। सिंपल भाषा में ऐसे रिलेट कर सकते हो।
अब यहाँ पर आराम से निकाल लो, लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बट्टे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या। तो धन संयोजकताओं की संख्या तो 2 है, इसका अणुभार निकाल लो। तो 1 भाग सोडियम का अणुभार 23 गुणे 2 भाग है तो गुणे 2 प्लस का कार्बन का भार है 3 भाग ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 3 करो बाबू। तो कितना मिलेगा, 23 का गुणा 2 में करोगे तो 46 प्लस का मिलेगा आपको 12 प्लस का आपको बबुआ मिलेगा 48 बट्टे का 2 मिलेगा। 48 में तुम 12 जोड़ोगे तो मिलेगा 60, 60 में 46 जोड़ोगे तो 106 बटे का 2, तो 2 पच्चे 10 2 तिया 6 यानी कि 53 तुमको मिल जाएगा। यानी कि Na2CO3 लवण का जो तुल्यांकी भार होगा 53 होगा। तो ध्यान में रखना, लवण का सूत्र भार बटे लवण में धन संयोजकताओं की संख्या। आ जाओ हम आगे बात करते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल मेथड था। अब मेन कहानी शुरू होती है यहां से। कैसे शुरू होती है, दिल से, प्यार से, बिल्कुल शानदार तरीके से। क्या होता है भाई साहब, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की अन्य विधियां। जैसे हम बात करते हैं भाई साहब हाइड्रोजन विस्थापन विधि, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही होगा कि हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको हाइड्रोजन विस्थापन विधि ही लगाना है। जब क्वेश्चनवा को पढ़ोगे ना बाबू, तब तुमको खुद क्लियर हो जाएगा कि हमको हाइड्रोजन विस्थापन विधि लगाना है कि ऑक्साइड विधि लगाना है कि क्लोराइड विधि लगाना है। ऐसे अभी मैं 2 एग्जाम्पल भी बताऊंगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, देखो हाइड्रोजन विस्थापन विधि क्या कहता है, इस विधि में उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है जो अम्लों व क्षारों के तन गोलों से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। यानी हाइड्रोजन विस्थापन विधि से उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है जो अम्लों व क्षारों के तन गोलों से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अम्लों व क्षारों के तनगोलों से क्या करते हैं बाबू, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जैसे एल्युमिनियम से मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है। ठीक है, खैर इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा फार्मूला पर, तो फार्मूला को बबुआ तुम ध्यान में रखोगे, अब बहुत ही प्यार से ध्यान में रखोगे। पहला फार्मूला ये है भैया, धातु का तुल्यांकी भार बराबर में क्या होता है, धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु का भार गुणे 1.008 बटे का एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन गुणे 0.409। यह फार्मूला को अपनी खोपड़ी में मेरे प्यारे दोस्त, अपनी कॉपी में बिल्कुल शानदार तरीके से सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिख लेना भैया कि धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 1.008 बटे का एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन आयतन गुणे 0.409। अगर भाई साहब आपके क्वेश्चन में एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन ना दिया हो, अगर आपके क्वेश्चन में एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन नहीं दिया होगा ना, तब आपको ई फार्मूला लगाना है, धातु का भार गुणे 1.008 एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का भार। यानी इस पूरे के जगह पर मेरे लाला, इस पूरे के जगह पर मेरे बाबू आपका एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का भार आ जाएगा। तो दोनों ही फार्मूले आप ध्यान में रखना, अंतर सिर्फ इतना है भैया, यह वाली वैल्यू तो दोनों फार्मूले में सेम है। यहां पर भी धातु का भार गुणे 1.008 है, यहां पर भी धातु का भार गुणे 1.008 है। इसमें एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन गुणे 0.408 है, तो वहीं पर इसमें एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का भार है।
अब कितने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि 1.008 क्या है? तो बबुआ यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापन विधि पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन विस्थापन विधि पढ़ रहे हो, तो 1.008 जो है ना, वो तुम्हारे मेरे दोस्त हाइड्रोजन का भार है। क्या है बाबू? हाइड्रोजन का भार है। कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिएगा। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो और प्यार से समझ में आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल मेरे दोस्त आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा और प्यार से सुनिएगा हमारी बातों को। क्या लिखा है भैया? लिखा है बाबू 0.45 ग्राम धातु को किसी अम्ल के आधिक्य में डालने पर एनटीपी पर 400 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो धातु का तुल्यांकी भार बताओ। अब तुम सोच करके बताना मेरे बाबू कि जो मैंने हाइड्रोजन विस्थापन विधि में तुमको दो फार्मूले बताए हैं मेरे दोस्त, उसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे? तुम सोच कर बताओ मेरे दोस्त कि जो मैंने हाइड्रोजन विस्थापन विधि में तुमको दुई फार्मूला बताया है दुई फार्मूला से गाना आया जाए, 2 रुपया हो 2 रुपया चलो, तो यहां पर एनटीपी पर 400 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन दे रखा है। मैंने कैसे समझा? क्योंकि एनटीपी पर 400 सेंटीमीटर क्यूब की बात किया है, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है। यानी कि हमको दे रखा है बबुआ, एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का जो आयतन है वो तुम्हारा 400 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि हम बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से हम फार्मूला नंबर 1 को अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 के अनुसार भैया तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि कैसे आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन विस्थापन विधि लगाओगे। हमको ऐसे पता चला ना कि यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चाहे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है बोले या हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, दोनों बतिया बराबर है भैया। अगर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है बोले या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, मतलब हाइड्रोजन विस्थापन विधि तुमको एकदम प्यार से लगा देना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो हमको पता है, क्या पता है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या पूछा है? धातु का तुल्यांकी भार। हम भी लिख लेते हैं प्यार से, धातु का, क्या लिखेंगे लाला? धातु का तुल्यांकी भार बराबर, धातु का तुल्यांकी भार बराबर हम लिखेंगे धातु का भार। क्या लिखेंगे बबुआ? धातु का भार गुणे 1.008 बट्टे का एनटीपी पर विस्थापिनी, एनटीपी पर विस्थापित, एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन की मात्रा, एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन की मात्रा गुणे मेरे लाला होता है 0.4 लगा दो और 9 लिख दो। ई फार्मूला होता है और ई फार्मूला को आप 2 से 3 बार अपनी कॉपी में नोट करोगे ना, तो चौथी बार ऐसे ही आंख मूंद करके इस फार्मूला को नोट करके एकदम सवाल को एकदम धुआं धुआं कर दोगे। लेकिन 2 से 3 बार अपनी कपिया में नोट करोगे। ठीक है भैया? तो धातु का भार कितना दे रखा है? तो तुम कहोगे 0.45 ग्राम दे रखा है। तो भैया हम 0.45 लिख दिए गुणे 1.008 लिख दिए बटे का
एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन होता है या मात्रा होता है, बतिया बराबर है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सही कर लेता हूं। हाइड्रोजन का आयतन होता है लाला। तो एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन कितना दे रखा है, तो तुम कहोगे 400 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, गुणे 0.12340 लिख दो, बस हो गया। इसका कैलकुलेशन कर लोगे। अब कितना लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि क्या हमको यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो भैया ए तुम्हारा सेंटीमीटर में है और ए तुम्हारा ग्राम में है, यानी कि तुमको सीजीएस पद्धति में दे रखा है। तो काहे का बाबू मगजमारी पालोगे, जब तुमको सारी वैल्यू सीजीएस पद्धति में दे रखा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो काहे का बदलना। अगर ऐसा रहता कि कौनो चीज या मीटर में दिया रखता या किलोग्राम में, तब बदलते। जब सबकी वैल्यू हमारा एक ही पद्धति में दिया है, सीजीएस पद्धति में, तो काहे का बदले, कोनो दिक्कत ना आएगा। चलिएगा, अब यहाँ पर बबुआ इसको आप सॉल्व करोगे। मैंने ऑलरेडी भाई साहब सॉल्व कर रखा है। सॉल्व करोगे तो 12.6 ग्राम आएगा, यानी एनटीपी पर विस्थापित धातु का जो तुल्यांकी भार होगा वो तुम्हारा 12.6 ग्राम आएगा। कौनो दिक्कत है, कौनो परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है। ये पहले फार्मूले को रिलेट करके मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। बस इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूले को आप ध्यान में रखना। आ जाइएगा दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा का एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और आराम से देखिएगा। देखो बाबू क्या बोलता है, बोलता है 0.18 ग्राम धातु की तनु HCl के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 756 मिमी दाब पर 100 घन सेमी हाइड्रोजन विस्थापित हुई, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। आपने बबुआ जितने भी फार्मूला पढ़ा है मैं दिखाता हूं आपको, आप प्यार से देखो। आपने जितने भी फार्मूला पढ़ा है हाइड्रोजन विस्थापन विधि में, आप एनटीपी पर विस्थापनी हाइड्रोजन का आयतन लेना पड़ेगा या एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का भार लेना पड़ेगा, तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब तक तुमको एनटीपी पर आयतन और भार की वैल्यू नहीं पता होगी ना, तब तक मेरे दोस्त तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो, मतलब नहीं सॉल्व कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले हमको एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन पता होना चाहिए या एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का भार पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चनवा को प्यार से सॉल्व करेंगे। तो आ जाना। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि बार बार आप एनटीपी करे जा रहे हो सर जी, आप हमें बता दो एनटीपी है क्या। एनटीपी का मतलब ये है भैया कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब बबुआ क्या है, एनटीपी का मतलब मेरे लाला ये है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड आपका क्या है बाबू, प्रेशर। ये आपका एनटीपी का फुल फॉर्म है। हिंदी में बोलोगे तो सामान्य ताप एवं दाब होता है। क्या होता है, सामान्य ताप एवं दाब होता है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एनटीपी पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर भैया धातु की मात्रा आपको 0.18 ग्राम दे रखा है। धातु के तनु HCl के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर इतना डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि बाबू T1 की जो वैल्यू है ना, वो आपको कितना दे रखा है। तो तुम कहोगे गुरुजी
जो T1 की वैल्यू है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो कभी भी अगर तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, 273 को ऐड करोगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, 27 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दो, तो मिल जाएगा बाबू 300 केल्विन T1 की वैल्यू और 756 मिमी दाब, यानी P1 की वैल्यू आपका बाबू है 756। 100 घन सेमी हाइड्रोजन विस्थापित हुई, यानी V1 की जो वैल्यू है लाला, वो आपको दे रखा है 100 घन सेमी, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। लेकिन आपको NTP पर विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन नहीं पता है, और ना तो ये भी नहीं पता है कि NTP पर विस्थापित हाइड्रोजन का भार क्या है। तो भैया मेरे लाला क्या करोगे, NTP पर ताप व दाब कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, पहले ये बताओ। तो तुम कहोगे गुरुजी आपने ही बताया था कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमारा 273 केल्विन होता है, यानी हमारा T2 की वैल्यू 273 हो जाएगा। और जो नॉर्मल प्रेशर होता है बाबू, वो पारे के दाब के बराबर होता है। जो नॉर्मल प्रेशर होता है मेरे दोस्त, वो आपका पारे के दाब के बराबर, यानी कि 760 मिमी होता है। यानी कि नॉर्मल प्रेशर की बात करोगे तो 200, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे तो 273 केल्विन, और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे तो 273 केल्विन, और नॉर्मल प्रेशर की बात करोगे तो 760 मिमी होता है, यानी पारे के दाब के बराबर होता है। लेकिन हमको NTP पर आयतन नहीं पता है बाबू, तो मैं मान लेता हूं V2 की जो वैल्यू है, जो हमारी बबुआ V2 की वैल्यू है, उसको मैं मान लेता हूं हमको नहीं पता है। अब कैसे निकालोगे, अगर तुमको V2 की वैल्यू पता नहीं है तो बताओ तुम कैसे निकालोगे। तो आपको गैसीय नियम, फिजिक्स में मैं भी पढ़ाऊंगा और आपने हाई स्कूल और 9th में पढ़ भी रखा होगा। गैसीय नियम क्या होता है भैया, 9th में भी है 10th में भी है, मैंने देख रखा है, NCERT की जो बुक पढ़ रखे हैं। तो भैया गैसीय नियम क्या कहता है कि P1 V1 बटे का T1 बराबर आपका क्या होता है, P2 V2 बटे का आपका होता है T2। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर P1 की जो वैल्यू है वो आपका है 756, अब V1 की जो वैल्यू है वो तुम्हारा 100 है। T1 की वैल्यू कितना है बाबू, तो 300 केल्विन है। P2 की वैल्यू कितना है, 760 मिमी है। V2 की वैल्यू नहीं पता है, और T2 की वैल्यू आपका है 273। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताना है आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा 00 से E00 कैंसिल, 3 से काटिएगा तो देखो 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 5, 3 पचे 15, 3 दूना 6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे, अब यहां पर हमको V2 की वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे 252 में 273 से आप गुणा करोगे और इसमें आप भाग दे दोगे 760 से। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके ही बता देता हूं भाई साहब कि जो V2 की वैल्यू आएगी ना, वो तुम्हारा 200 मिली के आसपास आएगी। कितना, 200 मिली के आसपास आएगी V2 की वैल्यू। अब जब बाबू V2 की वैल्यू तुमको पता चली गया, अब आसानी से
तुम क्या कर लोगे, धातु का तुल्यांकी भार निकाल लोगे। क्या करोगे, धातु का तुल्यांकी भार निकाल लोगे। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु की मात्रा गुणे 1.008 बट्टे का एनटीपी पर विस्थापनी हाइड्रोजन का आयतन गुणे 0.409। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं धातु की मात्रा। क्या लिखोगे बाबू, धातु की मात्रा गुणे 1.008 बटे एनटीपी पर विस्थापनी हाइड्रोजन का आयतन। एनटीपी पर विस्थापनी हाइड्रोजन का आयतन गुणे आपका होता है बाबू 0.409। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो धातु की मात्रा कितनी है भैया, तो धातु की मात्रा 0.18 है। तो 0.18 रखो, 1.008 रख दिया। एनटीपी पर विस्थापनी हाइड्रोजन का आयतन आपने 200 निकाला है बाबू, 200 रख दो। सॉरी यार, मैं 2000 लिख रहा हूं। तो यहां पर 200 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 0.4 और 9 हो जाएगा। अब तुम हमें बताना जा रहा ऊपर में कितने अंक पे दशमलव है, तो तुम कहोगे 5 अंक पे, और नीचे में भी तुम्हारा 5 अंक पे दशमलव है। ऊपर भी 5 अंक पे दशमलव है, नीचे भी 5 अंक पे दशमलव है। तो ऊपर नीचे से दशमलव को हम गायब कर देंगे, तो भैया हमारा मिलेगा 18 गुणे 1008 बट्टे का 200 गुणे 9। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, ऊपर में भी 10 पे पावर 5 से गुणा कर दिया और नीचे भी 10 पे पावर 5 से गुणा कर दिया। तो ऊपर नीचे से दशमलव खत्म। अब 2 से काटोगे तो 2 9 18 है ना। हाँ 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 हाँ। अब 9 से गुणा करोगे या तो 2 से काट लो, तो 2 एक कम 2 है, डबल जीरो चिपका दो। 2 पचे 10, 0 2 चौको 8, 9 चौक 36 को 6, फिर हो जाएगा 3 और 9 पचे 45 हो जाएगा। और निचवा में बाबूआ आ जाएगा तुम्हारा 100। कहाँ से गड़बड़ा रहा है, अगर गड़बड़ा रहा है तो कहाँ से गड़बड़ा रहा है, पता चल रहा है आपको? नहीं चल रहा है हमको, लेकिन पता चल गया। देखिएगा कैसे, देखिए मिलेगा 18 गुणे का 1008 बट्टे का 200 गुणे का 9 मिलेगा, क्योंकि 5 अंक पे ऊपर भी दशमलव है नीचे भी, तो दोनों को एकदम कैंसिल कर दिया। अब देखो 9 दूना बबुआ 18 होता है, 2 से काटिएगा तो इस 100 बार में कटेगा। गड़बड़ा कहाँ से रहा है, तो गड़बड़ा कहाँ से रहा है, हे। ओहो, 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम है ना। ठीक है, तो कौनो दिक्कत नहीं है। अब 1008 में 100 से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 10.08। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौनो दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भाई साहब ऑक्साइड विधि। तो सबसे पहले आप देखो ऑक्साइड विधि होता क्या है। तो इस विधि से उन धातु अथवा अधातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं जो गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यानी ऑक्साइड विधि से उन धातुओं का हम तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं जो गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो ऑक्साइड विधि से
उन धातु अथवा अधातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं जो गर्म करने पर किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ऑक्साइड विधि का उपयोग हम वहां करते हैं जो गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, धातु अथवा अधातु का भार गुणे 8 बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान। बस इतना ध्यान में रखना बाबू कि धातु अथवा अधातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु अथवा अधातु का भार गुणे 8 बट्टे का प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, मतलब होता है। बस ठीक है। अब इस पर भी एग्जाम्पल आप देख लो। तो इस पर एग्जाम्पल आपका भैया इस तरीके से है और आप देखो कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है, 1.02 ग्राम धातु के अपचयन से 1.50 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो धातु का तुल्यांकी भार बताओ। कभी भी ऑक्साइड प्राप्त हुआ बोल देना तो एकदम प्यार से आंख मूंद के लगा देना कि हम ऑक्साइड विधि से तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर धातु की बात किया है तो फार्मूला आपका बन जाएगा धातु का तुल्यांकी भार बराबर, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, धातु की मात्रा गुणे 8 बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है धातु की मात्रा गुणे 8 बटे का आपका प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तो इस फार्मूले को आप प्यार से बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर भाई साहब धातु की मात्रा तुमको पता है कि 1.02 है, ठीक है बाबू 1.02 है, गुणे 8 हो गया। प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या आपको पता है, प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या आपको पता है? तो तुम कहोगे गुरुजी प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा हमें नहीं पता है। प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ऑक्साइड की मात्रा में से धातु की मात्रा को घटा दोगे। ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड की मात्रा में से धातु की मात्रा घटाओ तो 1.50 में से 1.02 घटाओगे तो 0. आपका 48 आएगा। अब ऊपरों में 2 अंक पे दशमलव, नीचों में 2 अंक पे दशमलव, तो एकदम खत्म कर दो तो मिल जाएगा 102 गुणे 8 बट्टे का 48। तो 8 छक्के 48, 6 कम 6 सत्ते 42, यानी कि 17 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तुल्यांकी भार जो होगा बबुआ वो आपका 17 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस अब हम आपका निष्ठ पिटारा खोलेंगे, निष्ठ पिटारे को खोलेंगे। अब बिल्कुल शानदार तरीके से आज एकदम धुआं धुआं हम करने वाले हैं इस चैप्टर का। जो भी हमारे थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना, उसको आज की क्लास में एकदम धुआं धुआं एकदम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो तुम्हारे अंदर वो आग लगनी चाहिए मेरे लाला कि आपको बिल्कुल शानदार तरीके से ये समझ लो यार कि हमको रैंक 1 लाना ही लाना है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो वही मैंने वो लाइन बोली है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो तुम्हारे अंदर वो आग लगनी चाहिए।
तुम्हारा वो जज्बा होना चाहिए कि हमें भी IERT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जिस भी ब्रांच से मैंने सोच रखा है कि इस ब्रांच से भैया हम एडमिशन लेंगे तो एकदम जज्बे के साथ लेंगे यार, चाहे 15,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो या 20,000, लेकिन जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष होता है कंटिन्यू, जिसका होता है संघर्ष जारी। ठीक है, तो संघर्ष आपको जारी रखना है, अब बिल्कुल शानदार तरीके से जारी रखना है यार। कहीं भी ऐसे नहीं कि 1 महीना 2 महीना रेस्ट कर ले, समय बहुत कम है मेरे दोस्त। और मैं बार बार वो लाइन रिपीट करता हूं कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको वक्त दे सके। वक्त के रहते वक्त को बदलना सीखिए, वरना वक्त आपको खुद बदल देगा। और कैसे बदलेगा? तुम्हारे पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाएगा और तुम ऐसे ही गांव में कभी इधर घूमोगे, कभी उस गली में घूमोगे। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठा लो, एकदम जी जान लगा करके यार झिचोड़ तैयारी कर दो अगले 4 से 5 महीने। फिर जिस भी ब्रांच से जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे ना, कोई रोक ही नहीं सकता यार, एकदम 110% गारंटीड एडमिशन होगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनमें शक नाम की चीज तो आ ही नहीं सकती। इट बट परंतु किंतु परंतु कुछ भी नहीं करना, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट तुम्हारा एडमिशन होना ही होना है, लेकिन उसके लिए दिल से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट अध्याय हम शुरू करते हैं, मतलब इसी क्लास का नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। अब बिल्कुल शानदार तरीके से सारी चीज़ों को आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा, आ जाइएगा। तो हम आपको ऑक्साइड विधि से बता दिए थे कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर आता है धातु विस्थापन विधि। तो बार बार मैं आपको समझाता हूँ और दोबारा से भी मैं समझा रहा हूँ कि आपको थ्योरी से ज़्यादा प्यार नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फार्मूला और न्यूमेरिकल को ध्यान में रखो। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि एक अधिक धन विद्युतीय धातु किसी कम धन विद्युतीय धातु के लवण में डाली जाती है तो वह उस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है और स्वयं विलयन के लवण से घुल जाती है। तो इसको आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, बाकी इसकी उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो, यहाँ तक कोनो दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइएगा। अब देखो, धातु विस्थापन विधि में क्या होता है, जो आपका अधिक धन विद्युतीय धातु होता है ना, कम धन विद्युतीय धातु को प्रतिस्थापित कर देता है, लात मार के बाहर कर देता है। जैसे प्रतिस्थापन विधि में तुमको बताया था ना कि जो तुम्हारा एक धातु था किसी दूसरे धातु को लात मार के बाहर कर रहा था, तो वही क्रिया यहाँ पर भी है। धातु विस्थापन विधि में जो अधिक धन विद्युतीय धातु है ना, वो कम धन विद्युतीय धातु को एकदम लात मार के बाहर कर रहा है और उसके जगह पर अपने आ जा रहा है। तो भैया हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखो कैसे है, ध्यान से समझते हैं। तो देखो, धातु विस्थापन विधि में जैसे Fe को अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराइएगा, Fe को अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर प्लस का मिल जाएगा FeSO4।
तो यहाँ पर इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आया? तो आप कहोगे गुरुजी इस रिएक्शन से हमें यही समझ में आया कि हमारा जो आयरन है वो अधिक धन विद्युती वाला धातु है और हमारा जो कापर है एक कम धन विद्युती वाला धातु है। तो अधिक धन विद्युती वाला जो धातु है ना, कम धन विद्युती वाले धातु एकदम लात मार के बाहर कर रहा है, तो ये हमारा रोते हुए कापर बाहर आ जा रहा है और कापर के प्लेस पर हमारा आयरन आ जा रहा है। बस इतना है कि अधिक धन विद्युती वाला जो धातु है कम धन विद्युती वाले धातु को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी लात मार के बाहर कर देगा। ठीक है भैया, यहां तक बताओ कौन दिक्कत है? तो आयरन किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? तो कहोगे कापर को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो हमारा फार्मूला कैसे बनेगा? तो हमारा फार्मूला ये बनेगा ना भाई, हमारा फार्मूला आयरन कापर को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो आयरन का भार बट्टे का बाबू कापर का भार, बट्टे का बाबू कापर का भार बराबर आपका हो जाएगा आयरन का तुल्यांकी भार, आयरन का तुल्यांकी भार बट्टे का आपका हो जाएगा कापर का तुल्यांकी भार। बस ऐसा ना ध्यान में रखना, यानी जिसका भार उसी के सामने उसी का तुल्यांकी भार, नीचे में भी जिसका भार उसी के सामने उसका तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर कम धन विद्युती वाली धातु और अधिक धन विद्युती वाली धातु की बात हो रही है। जैसे आयरन कापर को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो आयरन का भार बट्टे कापर का भार बराबर आयरन का तुल्यांकी भार बट्टे कापर का तुल्यांकी भार। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है तो बताइएगा आप लोग। चलिएगा अब हम आ जाते हैं, नोट बनाते रहना। इस पर हम एक आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं। क्या लिखा है? 0.65 ग्राम जिंक धातु को कापर सल्फेट के विलयन में डालने पर 0.64 ग्राम कापर अवक्षेपित होता है, यानी कापर को लात मार के इसे बाहर कर दे रहा है। ठीक है, यदि कापर का तुल्यांकी भार 3200 तो जिंक का तुल्यांकी भार बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। कैसे बताऊंगा देखो, तो यहां पर भैया क्या बोला है? जिंक धातु को कापर सल्फेट के विलयन में डालने पर, यानी कि जो तुम्हारा जिंकवा है जो तुम्हारा भाई साहब जिंक है, इसको हम किस में डाल रहे हैं? कापर सल्फेट के विलयन में, यानी कि CuSO4 में हम डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? 0.64 ग्राम कापर अवक्षेपित हो जाता है। 0.64 ग्राम कापर अवक्षेपित हो जा रहा है, यानी कि जो तुम्हारा जिंक है ना, कापर को लात मार के बाहर कर दे रहा है। कापर को लात मार के बाहर कर रहा है, इसीलिए कापर अवक्षेपित हो जाता है। तो कापर बनेगा प्लस का आपका बन जाएगा बबुआ ZnSO4। तो यहां पर बाबू आपका जो जिंक है ना, कापर को लात मार के बाहर कर दे रहा है, यानी जिंक आपका अधिक धन विद्युती वाली धातु है और कापर आपका कम धन विद्युती वाला धातु है। तो जिंक आपका कापर को प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी दुइये में रिलेशन रखना है जिंक और कापर में। तो फार्मूला ई बनेगा जिंक का भार, क्या बनेगा बाबू? जिंक का भार बटे का कापर का भार बराबर जिंक का तुल्यांकी भार। बराबर में क्या होगा? ये क्या हो रहा है? लीपा माठी हो रहा है। बराबर में आपका होगा भैया जिंक का तुल्यांकी भार बटे आपका भाई साहब हो जाएगा कापर का तुल्यांकी भार। अब इन्हीं को आप सॉल्व कर लो, आप बहुत ही प्यार से कर लो। तो जिंक का भार कितना है? 0.65 है। तो प्यार से आप लिखोगे
0.65। कापर का भार कितना है? तो इन्होंने बोला है 0.64 ग्राम कापर अवक्षेपित हो जाए, यानी कापर का जो भार है 0.64 है, बराबर में जिंक का तुल्यांकी भार कितना है? तो भैया जिंक का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, तो मैं मान लेता हूं जिंक का तुल्यांकी भार x है, क्योंकि हमको जिंक का तुल्यांकी भार निकालना है, तो जिंक को x मान लिया, बटे कापर का तुल्यांकी भार कितना दे रखा है? 32 दे रखा है, तो कापर के तुल्यांकी भार को हम 32 रख देंगे। कैलकुलेशन करो तो x बराबर आपका आएगा 32 गुणेगा 0.65 बट्टे का 0.64। अब देखिए ऊपर में भी आपका 2 अंक पे दशमलव है और नीचे में भी आपका 2 अंक पे दशमलव है, तो नीचे ऊपर दोनों जगह आपका 2 अंक पे दशमलव है, तो 100 से ऊपर भी गुणा कर दो, 100 से नीचे भी गुणा कर दो। तो जैसे ही ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 32 गुणे का 65 बाटे का 64। अब 32 दूना 64, 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 32.5 आएगा। कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है तो बताइएगा। तो 32.5 जो होगा ना वो आपका जिंक का तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका धातु विस्थापन विधि बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं उभय अपघटन विधि। तो उभय अपघटन विधि को आप एक बार अपनी निगाहों से देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। देखो लिखा है यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी धातु के घुलनशील लवण के ज्ञात द्रव्यमान के विलयन में कोई उपयुक्त अभिकर्मक मिलाने पर धातु अविलेय लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। यानी कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी धातु के घुलनशील लवण के ज्ञात द्रव्यमान के विलयन में कोई अगर आप उपयुक्त अभिकर्मक मिलाने पर धातु जो है ना अविलेय लवण के रूप में क्या हो जाती है? अवक्षेपित हो जाती है, मतलब हो जाती है। इस पर कैसे फार्मूला बैठता है इसको भी आप देख लो। तो भैया फार्मूला एक कदर बैठता है AB प्लस का CD बराबर क्या होता है? तो AB प्लस का CD बराबर आपका होता है AC प्लस का BD। क्या होता है भाई साहब? AC प्लस का आपका होता है BD। कौनो दिक्कत है, कौनो परेशानी है तो बताइएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है इसको भी लिख लो। ये तुम्हारा AB जो है ना ये धातु का लवण है। AB जो भाई साहब है ये तुम्हारा धातु का लवण है, ठीक है तो है। और CD क्या है? CD तुम्हारा भाई साहब अभिकर्मक है। CD जो तुम्हारा है भाई साहब अभिकर्मक है। AC तुम्हारा क्या है? अविलेय लवण है, यानी यह घुलता नहीं है, इसलिए हम तीर नीचे की तरफ बैठा दिए हैं क्योंकि यह बैठ जाता है पेदी में। तो इसको आप लिख लो अविलेय लवण। क्या लिखोगे बाबू? अविलेय लवण। बस बस हो गया। तीन चीजों के बारे में इन्होंने जिक्र कर दिया है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मेन मकसद हमारा AB बबुआ से है और AC बबुआ है। तो फार्मूला कैसे बनेगा? तो फार्मूला कैसे बनेगा? तो यहाँ पर AB का भार बट्टे AC का भार, देखो लिख लो अभी तुरंत भर में 1 सेकेंड के अंदर आप पकड़ लोगे। कैसे? AB का भार, AB का भार बटे AC का भार,
AB का भार बट्टे AC का भार, AB का भार लिखे हो तो AB के भार के सामने लिख लो A का तुल्यांकी भार, A का तुल्यांकी भार प्लस का B का तुल्यांकी भार प्लस का B का तुल्यांकी भार, और नीचवा में लिखा है AC का भार ना, तो AC के भार के सामने लिख लो A का तुल्यांकी भार, A का तुल्यांकी भार प्लस का C का तुल्यांकी भार। कौनो दिक्कत है, कौनो परेशानी है तो बताओ। AB का भार मतलब A का तुल्यांकी भार प्लस B का तुल्यांक भार, AC का भार मतलब A का तुल्यांकी भार प्लस C का तुल्यांकी भार। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलो तब फार्मूला अपने दिमाग में बैठा ही लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, आप कैसे देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है? बोला है 1.64 ग्राम सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर 4 ग्राम AgCl अवक्षेपित होता है। यदि Ag तथा Cl के तुल्यांकी भार 108 और 35.5 हो तो आपको सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसका रिएक्शन कैसे होता है सोडियम क्लोराइड के विलयन, यानी कि बबुआ बात किए हैं NaCl का। किसकी बात किए हैं भाई साहब? NaCl का। तो A लिखा मैंने प्यार से NaCl। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाना है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 की बात कर रहे हैं। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिलाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल रहा है, मिलाने पर 4 ग्राम AgCl अवक्षेपित होता है। तो लो जी भैया, हम AgCl को अवक्षेपित करा ही देते हैं। तो जब AgCl आप बना ही लिए हो, Ag का Cl से अभिक्रिया करा करके, तो सोडियम जो है NO3 के साथ अभिक्रिया करा करके बनाएगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। कोई दर्द है, कोई परेशानी है? नहीं है। तो भाई साहब, सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराओगे तो तुमको सिल्वर क्लोराइड प्लस का सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, मतलब मिलेगा। इस बात में कौनो दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइएगा। अब यहाँ पर मेन हमारा जो मकसद है ना वो NaCl से है, और जो हमारा AgCl अवक्षेपित होता है इससे है। बस इन्हीं दोनों से है ना, और बताओ कौन दिक्कत है? नहीं है। काहे से कि इसमें भाई साहब AgCl और NaCl से क्यों मतलब है? क्योंकि जो तुम्हारा NaCl है, मैंने तुमको फार्मूला में क्या बताया है, जो तुम्हारा NaCl है ये बाबू धातु का लवण है, ये बाबू धातु का लवण है। और जो तुम्हारा AgCl है एक कच्च से निचवा बैठ जाता है पेदी में, ये तुम्हारा अविलेय लवण है। और इन्हीं दोनों से हमारा प्यार वाला रिश्ता है। आ जाओ निभाते हैं। तो भैया क्या होगा, NaCl का भार क्या होगा बाबू? NaCl का भार का अवक्षेपित होता है AgCl, तो बट्टे का आपका हो जाएगा AgCl का भार बराबर में भैया NaCl का भार तुम लिखे हो तो ऊपर में लिख लेना सोडियम का तुल्यांकी भार प्लस का क्लोरीन का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोडियम का तुल्यांकी भार प्लस का क्लोरीन का तुल्यांकी भार
बाटे का, घाटे का। AgCl का भार लिखा है तो Ag का तुल्यांकी भार प्लस का क्लोरीन का तुल्यांकी भार। कौनो दिक्कत है, कौनो परेशानी है तो बताइए आप। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, चलिएगा। अब हम प्यार से देखेंगे, बहुत ही प्यार से देखेंगे, तब हमारा क्वेश्चन समझ में आएगा। इधर चले यार, इधर आ जाइए। ओहो 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 ओहो, आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl का भार कितना है? तो 1.64 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl का जो भार है वो तुम्हारा 1.64 हो जाएगा। बटे AgCl का भार कितना? 4 ग्राम दे रखा है, तो लाला 4 ग्राम रख दो, बराबर। सोडियम का तुल्यांकी भार दे रखा है हो, Ag तथा Cl का तुल्यांकी भार दे रखा है, सोडियम का नहीं दे रखा है। तो सोडियम का तुम मान लेना तुल्यांकी भार x है, तो लो जी भैया हम x मान लिए प्लस का। क्लोरीन का तुल्यांकी भार 35.5 दे रखा है। देखो Ag तथा Cl 108 35.5, यानी Ag का 108 है, Cl का 35.5 है। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे 35.5 बटेगा Ag का दे रखा है 108 प्लस का लिख दोगे 35.5। अब तुम्हारा खेला हो जाएगा। होगा ना खेला? बिल्कुल होगा। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर भाई साहब एक लाइन और हम लिखेंगे, 1.64 यहाँ पर डिवाइड कर दो यार, ये भार है, ध्यान में रखना। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक को 16, 4 एक कम 4, 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 0.41 आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0.41 बराबर में x प्लस का 35.5। अब देखो 108 में 35.5 जोड़ोगे तो 143.5 आएगा। अब कैलकुलेशन करिएगा आप, करिए भाई। अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 23.3 मिलेगा, यानी सोडियम का जो तुल्यांकी भार मिलेगा 23.3 मिलेगा। कैलकुलेशन कर लेना। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठ जाऊंगा ना तो ये समझ लो जो तुम्हारा 2 घंटे में काम होना है वही 3 घंटे में बदल जाएगा। तो अब तो कैलकुलेशन कर लोगे यार, पूरा मसाला तैयार है, बस एकदम तार देना है। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं परमाणु भार का। तो देखो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है, यही परिवर्तित करता है। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है कि हम रटेंगे, नहीं रटना है यार, क्योंकि थ्योरी नहीं पूछेगा। चलो अब देखो, अगर हम परमाणु भार को संयोजकता विधि से निकाले तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अगर हम संयोजकता विधि से तुल्यांकी भार परमाणु भार निकालना चाहें तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ये नया फार्मूला नहीं है, तुमको पता पहले भी था कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता होता है। ये आपको पहले से पता है मेरे दोस्त कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है परमाणु भार। तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है परमाणु भार बट्टे का संयोजकता। ये पहले से बाबू पता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता आ गया है।
ठीक है, चलो तो ये तुम्हारा संयोजकता विधि हो गया। ड्यूलाग तथा पेटिट का नियम क्या कहता है ये बताओ। तो ड्यूलाग तथा पेटिट का नियम ये कहता है ना कि परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 के बराबर होता है। ड्यूलाग तथा पेटिट का नियम ये कहता है कि परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा का जो गुणनफल है 6.4 होता है, या निकटतम परमाणु भार की बात करेगा तो 6.4 बटे का आपका होता है विशिष्ट ऊष्मा। तो ध्यान में रखिएगा भाई साहब, कहीं से भी कोई भी दर्द और परेशानी नहीं होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि कब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये बता दो। अगर भाई साहब आपको तुल्यांकी भार और संयोजकता पता है तो आपको संयोजकता विधि से परमाणु भार निकाल लेना है। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, ठीक है। अगर तुल्यांकी भार संयोजकता पता है तो आप पहला फार्मूला लगा देना, प्यार से निकाल लोगे। लेकिन अगर तुमको विशिष्ट ऊष्मा पता है तो परमाणु भार आप इस फार्मूले से निकालोगे। यानी कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करता है एक क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्लोराइड के वाष्प घनत्व से अगर हम परमाणु भार निकालना चाहें, अब देखो परमाणु भार की कहानी खत्म है, अणुभार चल रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। देखो क्लोराइड के वाष्प घनत्व से अगर हम अणुभार निकालना चाहे ना तो अणुभार बराबर होता है द्विगुणे वाष्प घनत्व। पढ़े भी होगे, अणुभार m बराबर क्या होता है 2 इंटू का वाष्प घनत्व d होता है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो संयोजकता पूर्णांक बराबर क्या होता है वाष्पशील क्लोराइड का भार का अणुभार बटे तत्व का तुल्यांकी भार प्लस का 35.5 परमाणु भार बराबर तत्व का तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक। यानी कि अगर तुम क्लोराइड के वाष्प घनत्व से अगर तुम क्लोराइड के वाष्प घनत्व से परमाणु भार निकालना चाहते हो ना, अगर क्लोराइड के वाष्प घनत्व से तुम बाबू परमाणु भार निकालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको अणुभार पता होना चाहिए। तो अणुभार कैसे निकालोगे, वाष्पशील क्लोराइड का अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व से। जब अणुभार निकाल लोगे ना तब तुम संयोजकता पूर्णांक निकालोगे इस फार्मूले से। जब तुमको अणुभार और संयोजकता पूर्णांक पता चल जाएगा ना तब यहां से परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक निकालोगे। अब तुम सोच रहे होगे कि पहला फार्मूला की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक तुम पहला फार्मूला नहीं अप्लाई करोगे भैया तब तक तुम संयोजकता पूर्णांक ही नहीं निकाल सकते हो। यानी तीनों फार्मूले जो है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो तीनों फार्मूले आप ध्यान रखोगे तभी आप क्लोराइड के वाष्प घनत्व से परमाणु भार निकाल पाओगे। कोनो दिक्कत बा, कोनो परेशानी है तो आप हमें बताइएगा बस। अब देखो एक क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूं। क्या बोला है, एक धातु के क्लोराइड का वाष्प घनत्व 190 है तथा धातु का तुल्यांकी भार 60 है, तो धातु का परमाणु भार बताओ। सेम आपको क्लोराइड विधि का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहां पर वाष्प घनत्व की बात किया है। तो अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, अणुभार बराबर क्या होता है बताओ कोई। अणुभार बराबर मैंने आपको बताया है द्विगुणे वाष्प घनत्व। क्या बताया है, अणुभार बराबर मैंने आपको बताया है द्विगुणे वाष्प घनत्व होता है। ये सबको पता है, मतलब पता है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो यहां पर सबसे पहले अणुभार निकालो। अणुभार m बराबर क्या होगा 2 गुणे क्लोराइड का अणुभार लिख दे, चलो मैं लिख देता हूं क्लोराइड का
क्लोराइड का अणुभार बराबर, क्लोराइड का अणुभार बराबर क्या होगा? 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो भाई साहब 2 रख दो, वाष्प घनत्व का मान 190 रख दोगे तो 380 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब तुमको परमाणु भार निकालना है, तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक होता है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम संयोजकता पूर्णांक निकाल लेते हैं। संयोजकता पूर्णांक, तो संयोजकता पूर्णांक का फार्मूला क्या होता है? तो संयोजकता पूर्णांक बराबर मैंने आपको बताया है वाष्पशील क्लोराइड का अणुभार बटे का तत्व का तुल्यांकी भार प्लस 35.5। मैं लिख देता हूं, वाष्पशील क्लोराइड का अणुभार, वाष्पशील क्लोराइड का अणुभार, वाष्पशील क्लोराइड का अणुभार बटे का आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? बटे का आपका हो जाएगा तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार प्लस का आपका हो जाएगा 35.5। कौनो दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा। वाष्पशील क्लोराइड का अणुभार आपने निकाला है 380। अब तुम ये मत सोचने लग रहा कि यहाँ पर तो आपने वाष्पशील लिखा ही नहीं है, लिख लेना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में भी तुम्हारा नहीं लिखा है, तो वाष्पशील नहीं लिखा है तो क्लोराइड का अणुभार सिंपली लिख देना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तत्व का तुल्यांकी भार कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, प्लस का आप रख दोगे 35.5, तो मिल जाएगा 380 बटे का 95.5। अब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको संयोजकता पूर्णांक नियर अबाउट में 4 मिल जाएगा। नाम ही है संयोजकता पूर्णांक, यानी आपको पूर्णांक में लेना है। अब आसानी से परमाणु भार निकाल लो, तो कैसे निकालोगे? परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणे का संयोजकता पूर्णांक। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक, तो संयोजकता पूर्णांक कितना है? 4 है, तो तुल्यांकी भार है 60 गुणे संयोजकता पूर्णांक 4, तो मिल जाएगा 240। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताओ कौन दर्द है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलो आ जाना आगे। अब गैस के परमाणुकता से कैसे परमाणु भार निकालोगे? तो भैया गैस के परमाणुकता से परमाणु भार बराबर होता है अणुभार बट्टे का परमाणुकता, अणुभार बट्टे परमाणुकता। अणुभार तक तो समझ में आता है कि किसी भी तत्व का अणुभार हम प्यार से हंसते हंसते निकाल देंगे, लेकिन परमाणुकता कैसे निकालोगे? तो भाई साहब अगर तुम्हारा Cp बट्टे Cv की वैल्यू 1.4 होना तो परमाणुकता 2 होगा। अगर तुम्हारे Cp बट्टे Cv की वैल्यू 1.6 के बराबर होना तो परमाणुकता 1 होगा। तो दोनों कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा। अगर तुम्हारा Cp बट्टे Cv का मान 1.4 के बराबर आ जाए तो परमाणुकता 2 होगा। अगर Cp बट्टे Cv का मान 1.6 के बराबर आ जाए तो परमाणुकता 1 होगा। कौनो दिक्कत है, कौनो परेशानी है? नहीं है। अब देखते हैं आगे हम। आ जाना,
ये हमें लगता है ना लास्ट है, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरी तरह से थ्योरी पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट, फार्मूला पार्ट क्लियर हो जाएगा। बोला है एक गैसीय तत्व का जो वाष्प घनत्व है वो तुम्हारा 20 है। यदि गैस के लिए Cp/Cv का मान 1.4 है तो तत्व का परमाणु भार, तो हम प्यार से फार्मूला लिखेंगे। कैसा फार्मूला? परमाणु भार बराबर क्या लिखेंगे? तत्व का अणुभार। क्या लिखेंगे? तत्व का अणुभार। तत्व का अणुभार बट्टे का परमाणुकता। बट्टे का हम लिखेंगे बबुआ परमाणुकता। अब देखो अणुभार पता है नहीं तो अणुभार कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे गुरुजी आपने अभी बताया है अणुभार, किसी भी तत्व का अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। किसी भी तत्व का अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व की वैल्यू 20, यानी अणुभार मिलाकर के आ जाएगा 40। ठीक है, तो अणुभार तो हमारा 40 होगा। परमाणुकता कितनी होगी? तो Cp/Cv की जो वैल्यू है वो आपका 1.4 है। Cp/Cv की वैल्यू 1.4 है, यानी परमाणुकता 2 होगी। अगर Cp/Cv की वैल्यू 1.4 ना होकर के 1.6 होता तब परमाणुकता 1 होती। तो 1.4 है तो परमाणुकता 2 होगी। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 20 खचाक से आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है बाबू, तो सारी बातें आपको बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल खतरनाक तरीके से समझ में आ गया होगा। कौनो प्रकार के दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना भाई, बताओ। ठीक है, चलिएगा तो मिलते हैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।